हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये छोटा चैप्टर है और इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपको बहुत ही आसानी से इसको कवर कर लोगे और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी इजी क्वेश्चन हर साल आसानी से रहता है। तो 3 से 4 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर। देखो, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका मतलब क्या है? इससे जस्ट पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम एक एक लाइन बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनना। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना ताकि ये कम समय में कवर हो जाए। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2। आप चैप्टर 2 में, इससे जस्ट पिछला चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े हो, सीखे हो और उसका फंक्शन क्या होता है सब के बारे में पता है। अब नाउ लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। मतलब ये भी टॉपिक रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है, जस्ट रिलेटेड है। इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे। डिजीज़ क्या क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसका प्रिवेंशन क्या है, सारी चीज़ देखेंगे। तो ये क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? अब इस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, छोटा सा मेरी बात समझो। हेल्थ का डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग क्या होता था? WHO कहता है कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक सोशल, मेंटल एंड बिहेवियरल। ठीक है, तो तीनों तरीके से जो हेल्दी है उसी को हेल्दी बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, 100% हेल्दी व्यक्ति कोई नहीं होता। इट्स एन आइडियल कंडीशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ समस्या होती ही है, तो 100% कोई भी हेल्दी नहीं है, इसका ध्यान रखोगे। द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। मतलब वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा हो और हेल्दी हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर रिस्पेक्टिव एंड इंडिकेटिव इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑल्सो। लेकिन इसमें और क्या है, जैसे इसमें एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें तो ये क्या है, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। मतलब कि सोशल एस्पेक्ट पे भी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसके हिसाब से कहा गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में टोटल वेलबींग होना चाहिए। जैसे फिजिकली वो वेलबींग होना चाहिए, इमोशनली वेलबींग होना चाहिए, बिहेवियरल मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा है, एंड सोशल मतलब समाज में भी उसका एक हेल्दी इमेज होना चाहिए। देयरफॉर अ सोसाइटी विथ अ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑफ देम इन ऑल द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड। मतलब इन सभी एस्पेक्ट में अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तब उसको हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? मतलब ऐसा क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्यों होना चाहिए, एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट? मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहने के लिए क्या क्या मेथड्स को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस एग्जामिन देम। मतलब अब हम उस सारे चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं जिससे एक व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होता है और कैसे हेल्दी रह सकता है। ठीक है, आगे सुनो। देखो, अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी। तो पहले तो समझेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम क्या होती है और फिर स्ट्रैटेजी क्या है उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो। कह रहा है इंडिया वाज अमंगेस्ट इन द फर्स्ट सेंचुरी in the world to initiate the action plan programs for the national level
टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने पहली बार कोई चीज़ इनिशिएट किया जिससे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सामाजिक तौर पर, मतलब उसमें सबसे पहले उसको हेल्थ के रूप में देखा कि ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक एस्पेक्ट है। ठीक है, तो इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है, इस चीज़ में ध्यान रखना कि एक सामाजिक गोल के रूप में लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। मतलब हमारा ये भी गोल होना चाहिए कि वी शुड हैव टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत सबसे पहले कौन से कंट्री ने किया? तो दैट इज़ द इंडिया। भारत एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की। वेयर इनिशिएटेड इन 1951, डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1951, 1951। वेयर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट टिकेट्स इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड areas currently in the operation under the popular name as the RCH। देखो RCH इन्होंने स्टार्ट किया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इसका मीनिंग होता है। ठीक है, प्रोग्राम्स creating the awareness among the people about the various reproduction related aspects and providing the facility to support the building of the reproductively healthy society are the major task under the। देखो अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या है? इस प्रोग्राम का मतलब ये है, ये इसीलिए शुरू किया गया ताकि ये एक अवेयरनेस फैला सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाई शुड वी हैव टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, हम लोगों को क्यों रहना चाहिए, उनके प्रॉस कॉन्स बताएं। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है जिससे लोगों को अवेयर करते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अगर कोई बीमारी हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, तो उन सब से कैसे बचना है, ये प्रोग्राम लोगों को उसके बारे में जानकारी देती है, अवेयर करती है। ठीक है, तो यू हैव टू बी रिमेंबर, मतलब आपको ये याद रखना है, दिस इज़ RCH, फुल फॉर्म इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर विथ द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल का मतलब है कि वो वीडियो चला के, ठीक है, बड़ा सा एक कोई गाड़ी ले जाएगा, उसमें LCD रहेगा लगा हुआ, और गांव-गांव में जाकर उसमें वीडियो चला रहे हैं, तो लोग आके देखेंगे ही। ठीक है, उसी लोगों को पता चलेगा, तो उसमें वो बता रहे हैं कि रिप्रोडक्टिवली कैसे हेल्दी हो सकते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल है। प्रिंट मीडिया का मतलब जो हमारे पास न्यूज़पेपर आता है वो सब में, लिफलेट्स में, गवर्नमेंटल बड़े बड़े जो बैनर्स रहते हैं वो एक्चुअली प्रिंट मीडिया है। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, बहुत सारा गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, ये सब में हैव टेकन द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। देखो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी कोई डिजीज़ हो सकती है जो कि केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी रहना है, इसका कोई पता नहीं है लोगों को। तो पहली बात तो ये होती है कि लोग इस चीज़ को जाने पहले, उसके बाद तो बात आती है कि उससे बचना कैसे है। ठीक है, पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव द मेजर रोल इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। देखो अगर समाज में कोई इन्फॉर्मेशन को फैलाना है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल प्ले करते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये सभी इन सभी चीज़ों में मतलब बहुत जल्दी अवेयरनेस को फैला सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, तो कई बार वो जो चीज़ें गलत होती है, बहुत समय से चला आ रहा है, हम उसको बस मानते जा रहे हैं, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसीलिए सेक्स एजुकेशन को सरकार क्या कर रही है, स्कूल में ऐड कर रही है, या ऐड होना चाहिए। और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी का कैसा है वो आपको पता ही है। बट ओके, हम लोग की 8वीं कक्षा में रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी देना वो शुरू कर देते हैं। 10वीं कक्षा में कुछ पढ़ना होता है, उसके बाद 12वीं कक्षा में पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन से संबंधित, जो लोग बायोलॉजी रखते हैं, लाइक यू गाइस। द यंग, हाँ, राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग एज सो डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग मिथ्स। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, मिथ बहुत ज़्यादा है, मतलब झूठी बातें बहुत फैल गई है। ठीक है, कि ऐसा से ऐसा हो जाता है, ऐसा से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो राइट इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचे, इसीलिए हमारे स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। हैविंग द मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब देखो बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनको इस सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है,
और बहुत सारा मिथ्स जल्दी फैल जाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसीलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एडोलसेंस का मतलब होता है व्हेन यू हैव टू रीच इन द एडल्ट स्टेज, द फेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड द एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब है कि आप एडल्ट होने जा रहे हो, ठीक है, उस फेज़ को एडोलसेंट फेज़ बोलते हैं, जो कि टीनेज होता है। टीनेज मतलब वो जो 13 से 19 तक का होता है। रिलेटेड चेंजेस, अब देखो जैसे ही टीनेज में कोई एंटर करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पता भी तो होना चाहिए बच्चों को। दैट इज़ वाई आवर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सेक्स रिलेटेड aspects, or we say simply reaching to the adolescence chapter in the class 8. It is also present in the CBSE science book or Bihar board or any other boards also. Safe and the hygienic sexual practices, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताया गया। देखो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, अगर गलती से किसी को एक बार हो गया तो उसका कोई क्योर नहीं है, तो बेटर है यहाँ पर कि पहले से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि हम वो सारी चीज़ों को ध्यान रख सकें जैसे वो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ताकि वो ना हो सके। एड्स बहुत ही फास्ट स्प्रेड करने वाला एक बीमारी है, जैसे कि एड्स का फुल फॉर्म होता है, आप बताओ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम would be help the people, especially to those in the adolescent stage of group, lead to the reproductively healthy life। अगर कोई एडोलसेंट एज में इंटर कर रहा है तो उनको एड्स के बारे में पता होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल मतलब पीपल्स को एजुकेट करना है, स्पेशली इन द फर्टाइल कपल्स। अब देखो कोई कपल फर्टाइल है, उसको सारी चीज़ें पता है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट द अवेलेबल टू द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। देखो कई बार क्या होता है कि मैरिजेबल एज ग्रुप में पहुंचा, शादी हुआ और उसके बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है, तो उसमें समस्या ये होती है कि वो उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो सारे बच्चे को मैनेज करना भी एक टफ टास्क होता है, ठीक है। तो उससे मतलब उनको कपल को पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का भी नाम का कोई चीज़ होता है, कि जैसे एक बच्चा हुआ उसके बाद कुछ समय का गैप रहना चाहिए, ताकि पहले बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके और वो बड़ा हो सके, मतलब हेल्दी रह सके। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में पहला साल एक बच्चा आया, उसके दूसरे साल में नेक्स्ट जस्ट एक साल बाद फिर दूसरा बच्चा आ गया, तो अब एक ही माँ है ना, वो दोनों को केयर करेगी तो उसका केयर तो बट जाएगा दोनों में, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को अच्छे से केयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे सुनो, केयर ऑफ़ द प्रेग्नेंट मदर्स। अब इस चीज़ के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को, कि प्रेग्नेंट मदर को कैसे केयर करना है। पोस्ट नेटल केयर का मतलब है बच्चे के जो जन्म हो गया उसके बाद मदर का कैसे ध्यान रखना है, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे को जन्म के बाद कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ बोल रहा है, ठीक है, ताकि बच्चों को बच्चे अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मतलब दोनों बच्चे इक्वल है, चाहे वो मेल बच्चा हो या लड़का हो या लड़की, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। दोनों इक्वल है। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ द डिजायर्ड साइज, अवेयरनेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो इस चीज़ के बारे में भी लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर लिमिटेड नंबर में बच्चे नहीं होंगे तो पॉपुलेशन अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, और भारत की जनसंख्या देखो पहले 2 नंबर पे थी कुछ साल पहले, और अभी इतनी बढ़ रही है कि मतलब नंबर 1 पे है इन द वर्ल्ड। भारत मतलब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में वह कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे आ जा रहा है इंडिया। कुछ समय पहले चाइना था, लेकिन अभी इंडिया आ रहा है। क्यों? एजुकेशन की कमी, उतना अच्छे से एजुकेशन सभी को मिल नहीं रहा, इसीलिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी गरीबी उतनी बढ़ती जा रही है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जैसे कि सेक्स अब्यूज, ठीक है, एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, आपने सुना होगा, रेप हो जाता है किसी का, बलात्कार हो जाता है, सब क्या है, सोशल इविल्स है, ठीक है। आगे देखना है, नीड टू बी क्रिएटेड, जैसे आप लोगों को सिखाया गया होगा, जैसे
छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से आते हैं तो उसको सिखाया जाता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उनको बताया जाता है, पूरा ध्यान रख मतलब सिखाया जाता है कि इफ़ समवन टचिंग यू लाइक दिस इज़ द बैड टच, इफ़ समवन टचिंग लाइक यू दिस, टचिंग लाइक दिस, तो ये गुड टच है, ठीक है। तो ये सब बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उसके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको कैसे बिहेव करना है, बैड टच कर रहा है तो चिल्लाना है, ये सब सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी एलकेजी में, ताकि उसके साथ कोई सेक्स अब्यूज़ ना हो जाए, कोई कुछ गलत ना करे, ठीक है। enables द पीपल टू थिंक एंड टेक अप द नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप द सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। अगर इन सभी चीज़ों को समाज में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, ठीक है। Successful implementation of the various action plans to attain the reproductive health required a strong infrastructure, facilitate the professional expertise and the देखो इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ठीक है। फैसिलिटी जैसे कि प्रोफेशनल व्यक्ति चाहिए जो इस सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी रखता हो, मटेरियल सपोर्ट चाहिए। These are essential to provide the medical assistance and care of the people of the reproductive related problems। जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका केयर भी तो ज़रूरी है, जैसे कि कोई कंडीशन है प्रेगनेंसी वाले, तो प्रेगनेंसी के समय तो प्रेग्नेंट मदर को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, जैसे डिलीवरी के टाइम पे STD हो गया किसी को तो उस समय, एबॉर्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी हो गया, ये सभी सेक्स रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इन सभी को अचीव करने के लिए मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने के लिए पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक्स टू द न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्स टू प्रोवाइड द इफिशिएंट केयर्स एंड असिस्टेंट टू द पीपल। स्टेटरी बैन ऑन द इम्यूनोसिंथेसिस। देखो अब कोई मतलब कोई चीज़ है उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि इम्यूनोसिंथेसिस पर पूरा बैन लगाया गया 100%। अगर कोई डॉक्टर एमनियोसिंथेसिस कर रहा है, पहले तो एमनियोसिंथेसिस का मतलब समझो। एमनियोसिंथेसिस का मतलब होता है जो बच्चा यूट्रस के अंदर है उसका सेक्स पता करना, जैसे कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है। तो हमारे समाज में ऐसा है कि लोग फीमेल चाइल्ड को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे ये बहुत कम हो गई है, ठीक है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको एबॉर्शन करवा देते हैं, मतलब कि उसको जन्म नहीं लेने देते, उसको कोख में ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की सहायता से उसको फिर बाहर निकाल देते हैं, मतलब बच्चे को गिरा देते हैं। ये तो एमनियोसिंथेसिस पर बैन है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता और नहीं करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर करता है तो अगर वो पकड़े जाता है तो उसको जेल हो जाती है। फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लीगली चेक द इंक्रीज मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल फर्टिलिसाइड। फीमेल फर्टिलिसाइड का मतलब है कि उससे पता लगा लिया कि ये फीमेल बच्चा है अंदर और उसको मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। दैट इज़ द एमनियोसिंथेसिस। मैसिव एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। अब देखो बच्चे जब जन्म ले लिया तो उसको कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए उसको वैक्सीन की ज़रूरत होती है, इसलिए चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन का मतलब है उसको बीमारी से बचने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। एंड आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट made the emotional and the connections the amniocentesis some of the amniocentic। अब देखो एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे कि पेट में बच्चे हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है ये बच्चे हैं, तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिरिंज से इस फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड है उसको निकालते हैं और उस फ्लूइड को चेक करते हैं। अगर उस फ्लूइड में वाई क्रोमोसोम आ गया इसका मतलब वो बच्चा मेल है, अगर उस फ्लूइड में एक्स क्रोमोसोम ओनली है तो वो बच्चा फीमेल है। तो ऐसे चेक करते हैं वो सेक्स मतलब बेबी का। तो ये इलीगल चीज़ है, ठीक है। ये एमनियोसिंथेसिस इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि बच्चे का ये पता कर सके कि इसको कोई क्रोमोसोमल डिजॉर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजॉर्डर तो नहीं है, ये सब पता करने के लिए होता है। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है आजकल, ठीक है। आगे सुनो। fetus to be taken to analyze the fetal cells, dissolved substances
द प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिजॉर्डर, मतलब इस टेस्ट का यूज कुछ जेनेटिक डिजॉर्डर को पता करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया। आप लोग पढ़े होंगे डाउन सिंड्रोम। बताओ डाउन सिंड्रोम क्या होता है, और कमेंट में जाके टाइप करना कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है। होमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक डिजॉर्डर है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है। ठीक है। डिटरमाइन जेनेटिक्स आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा, अन्यथा आपको आगे पढ़ाया जाएगा। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फ्यूटस। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जन्म लिया और जन्म लेने के साथ ही वो बहुत विकलांग है या कोई सीवियर डिजीज़ है उसको, ठीक है, वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पता करते हैं इम्यूनोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। अब देखो अगला पैराग्राफ में कह रहा है, रिसर्चेज ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज are encouraged and supported by the governmental and non-governmental agencies to find out the new methods और to improve upon the existing one। मतलब कि बहुत सारा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी नया नया मेथड्स तरीका को डिस्कवर कर रहा है, खोज रहा है। कैन मतलब अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, कैन यू नो दैट डू नो दैट सहेली के बारे में आपको पता होगा। सहेली एक ऐसा मेडिसिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो वंस अभी यूज़ किया जाता है। अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, ओनली फॉर फीमेल्स होती है सहेली। सहेली इज़ अ टैबलेट, वाज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, ध्यान रखना, लखनऊ में है इंडिया के अंदर। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवर्स, बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू द decrease in the maternal and infant mortality rates, increase the number of couples with a small family। देखो सबसे बेस्ट होता है कि परिवार में लोगों की संख्या कम होनी चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। भारत सरकार हमारे जो है वो उस समय जिस समय फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करी थी उस समय वो लोग डाक टिकट पे छापते थे। ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार नियोजन कीजिए, मतलब बड़े परिवार में रहने से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए छोटा परिवार रहना चाहिए। मदर फादर 2 बच्चे बस, ठीक है, और दादा दादी है बस, 6 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तब वो हेल्दी परिवार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मदर है फादर है और 10-15 बच्चे हैं, तो फिर कहाँ से पॉपुलेशन के बारे में हम लोग सोच पाएंगे। ये तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर जाएगा और ये नंबर 1 पे बना ही रहेगा। इसीलिए फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकार इंट्रोड्यूस किया है समझने के लिए, ताकि एक्चुअली तुम जानो और तुमको ये सब चीज़ का पता होना चाहिए। सारे बच्चे जान लेंगे तो यही बच्चे कल जाके पेरेंट बनेंगे, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बच्चे 2 ही अच्छे। आगे देखना, डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखो बेटर तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डायग्नोसिस होगा, क्योर होगा। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगा हमारा। आगे देखना, ऑल इंडिकेट्स इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्थ एज अ सोसाइटी। हेल्थ मतलब ये सभी चीज़ें जिसके बारे में हमने बात किया वो सभी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो कि हमारे सोसाइटी में मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज़ करेगी। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक and last topic of this video is the it is long topic but it's okay। इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है। I will talk to you in next video। Bye bye, thank you।